अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले मायूस कुन खबर शामिल करेंगे। घर के शेर घर में भी ढेर हैं। बांग्लादेश ने शाहीनों को दबोच लिया है। रावलपिंडी में पाकिस्तान टीम को शर्मनाक शिकस्त का सामना रहा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करके तारीखी फतह समेट ली है। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट 6 विकेटों से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। मैच का कंट्रोल हासिल करने के बावजूद शाहीनों ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर दूसरी बार व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। प्लानिंग कहीं नजर नहीं आई। बैटर्स बैटिंग भूल गए, बॉलर्स भी बेअसर रहे। होम ग्राउंड का एडवांटेज भी जाया। बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश का जख्म लगा दिया। पहली इनिंग्स में 26 रन पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी आउट कर दिए। कमांडिंग पोजीशन के बावजूद शाहीनों ने हथियार डाल दिए। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग लाइन तितर बितर रही। बांग्लादेश को बड़ा हदफ न दे सके। 185 रन के हदफ का दिफा। बॉलर्स की बेजान बॉलिंग, गिरते पड़ते 4 विकेट ही ले पाए। मेहमान टीम आखिरी रोज 4 विकेटों पर हदफ तक पहुँच गयी। बांग्लादेशी कप्तान ने ट्रॉफी उठाई। और हर बार की तरह इस बार भी कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश पर शदीद मायूस नजर आए। कहा कि सीरीज में बहुत सी गलतियां हुई हैं, अहम मौके जाया किए हैं। इस शिकस्त से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों को फिटनेस मसाइल पर काबू पाना होगा। बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान टीम को तीनों शोबों में आउट क्लास किया। सबसे ज्यादा सितम कौमी बल्लेबाजों ने ढाए। बैटिंग लाइन न चलने का नाम ही नहीं लिया। पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज भीगी बिल्ली बने रहे। और इस पूरी सिचुएशन पर शायकीन क्रिकेट बहुत ज्यादा अफसुर्दा हैं। आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। के ऊपर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। इनका ये हाल है कि होम ग्राउंड पे हार जाते हैं। इन लोगों को रिटायर करें, दूसरे लोगों को लेके आए, नए लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा। अब मेरे ख्याल में बाबर आजम को कम से कम चंद माह के लिए टीम से ही आउट कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि वो रेस्ट कर ले। और वो जो वर्ल्ड कप की शिकस्त के बाद मेजर सर्जरी करने का इंदिया दिया था तो उस पर अमल किया जाए। बड़ा दुख होता है। सर्जरी तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर तो टीम के वैसे बेड़गर्क हुए पड़े हैं। हमारे चेयरमैन साहब भी ठीक हो जाए तो टीम की ऑटोमेटिकली सर्जरी जो है वो हो जाएगी। बड़ा दिल खराब हुआ कि आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है और हमारी कारकर्दगी अभी से 0 है। अच्छी टीम होम ग्राउंड पे बांग्लादेश टीम से आ गई, इसका मतलब है कि हमारी कारकर्दगी टेस्ट में बिल्कुल बेकार। इसी पी को उससे तवज्जो देनी चाहिए और बेहतर तब्दीलियाँ जो है करे, ताकि अगर ये हाल रहा तो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में तबाह हो जाए। कोई खिलाड़ी टिक के खेल नहीं सका। जो भी खिलाड़ी हैं, बाबर आजम हो गया, शान मसूद हो गया, जितने भी हो गए वो कारकर्दगी अच्छी दिखाई नहीं है। ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। और अब सियासत के मैदान से बड़ी खबर। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब भी बलूचिस्तान की बात करूं ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मुझे बेशक पार्लियामेंट के बाहर गोली मार दें, लेकिन बात तो सुने। कोई इदारा हमारे साथ नहीं, ना कोई हमारी बात सुनता है। इस सियासत से बेहतर पकौड़े की दुकान खोल लूँ। हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता तो असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। बलूचिस्तान के मामले पर इदारों की दिलचस्पी नहीं। पार्लियामेंटेरियंस ने खुद कहा कि बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकल रहा है। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा, बल्कि निकल चुका है। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। 65,000 डोल्स नाराज़ होंगे, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने बेबसी पर मबनी शायरी भी की और तबसरा किया कि अंधों के शहर में आने बेचता हूँ मैं। जहाँ पर वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियाँ बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, तो इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूँगा। मेरे वो कारकुन, हालांकि मैंने अपनी पार्टी को एतमाद नहीं लिया। ये खान साहब बैठे हुए, इनके लिए भी अभी सरप्राइज है। मैंने अपनी फैमिली के लोगों को भी नहीं बताया। मैंने अपनी पार्टी की जो मैं पार्टी का सदर हूँ, मैंने उनको भी एतमाद नहीं लिया। जहाँ से 65,000 वोट मुझे मिले, मैंने इस फैसले से उनकी दिल आज़ारी ज़रूर हुई होगी,
वो दिन बर्दाश्त जरूर हुए होंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। बिल दानियाल चौधरी ने पेश किया। मौके पर अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से जायद मुकदमात जेर इल्तिवा है। एक मुजरिम को 25 साल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसकी अपील की बारी 35 साल के बाद आई है और बैरिस्टर गौहर ने बिल की मुखालफत की है। कहा गया कि प्राइवेट मेंबर बिल में इस बिल पर कानून साजी नहीं हो सकी है। इंडिया में सिर्फ 1100 हाई कोर्ट के जजेस हैं। इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, मगर जजेस की तादाद सिर्फ 33 है। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 केसेस जेर इल्तिवा है। स्पीकर कौमी असेंबली ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि फ़िलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फ़ैसला नहीं किया। इस मामले को तफसील से देखकर फ़ैसला करेंगे। पहले अंग्रेज़ जज बहरी जहाज़ों पर इंग्लिस्तान जाते थे। सुप्रीम कोर्ट 60 दिन की 2 छुट्टियाँ करती थी। ये छुट्टियाँ कम होनी चाहिए। हमारी 25 करोड़ है और हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ 17 है। इस वक्त पूरी स्ट्रेंथ के साथ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। सर, छुट्टियां एक बहुत बड़ा इशू है। वो भी अब मामला ऐसा है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स अपने रूल्स के तहत, और अगर उस पर हम मुदाखलत करेंगे तो इधर से भी आएगा कि जी हम चढ़ाई कर रहे हैं अदलिया पे। अदलिया को बजाते खुद कि अगर उनकी पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है तो उसका वो अपनी छुट्टियों को रिस्ट्रक्चर करे। सर, जो मौसम गर्मा की 60 रोज़ की छुट्टियां हैं, ये तब थी जब सर बाय शिप जर्नीज़ होती थी। अंग्रेज़ जज थे यहाँ पे, वो समुंदर के रास्ते साल के बाद अपने बच्चों को मिलने के लिए अपने वतन में जाते थे। तो ज़ाहिर है जो जर्नी का टाइम था बहरी जहाज़ पे वो बहुत तवील था, वो हफ्तों में होता था। तो इसलिए उन्होंने 8 से 9 हफ्ते की छुट्टियाँ दी। हमने आज तक सर उसको गले से लगाया हुआ है। मेरे ख्याल में दिस इज़ हाई टाइम कि हमारे मुख्तदर हलकों को अदलिया में ये सोचना चाहिए कि इसको रिविज़िट करें। और दूसरी जानिब नूर आलम खान ने अदलिया के अज़ खुद नोटिस इख्तियार से मुतालिक आइनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया है। बिल में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस का बेंच सुनेगा। मुतासिरा फरीक फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में अपील दायर कर सकेगा। नूर आलम खान ने तौहीन अदालत की मनसूखी के कानून का बिल भी पेश किया। स्पीकर ने दोनों बिल्स कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। नूर आलम खान ने अदलिया के खुद नोटिस इख्तियार से मुतालिक आइनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश किया है। बिल में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस का बेंच सुना करे। फौजी तहवील में देने से रोका जाए। बानी PTI ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला दिया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता है। अपील की गई कि कवायद के मुताबिक उनका ट्रायल सिविलियन अदालत में किया जाए। मिलिट्री ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगा। एक और अहम खबर आपको देंगे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि एक चलती हुई मईशत को तबाह किया गया, जिसका खुमियाजा आज भी भुगत रहे हैं। उमर अयूब ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात के लिए किसी की मिन्नतें नहीं कर रहे। मिन्नतें तरले तो ख्वाजा आसिफ क्या करते थे। 9 मई के वाक़यात के सवाल पर बोले कि हम अपने रब से माफ़ी मांगते हैं और किसी के आगे नहीं झुकते। 9 मई की वीडियो सामने लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिन्नत तरले किए न कुछ किया, मिन्नत तरले किए तो ख्वाजा आसिफ ने किया है। वो ऊट पटांग मार रहा है, उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा खिसक गया है, जहन उसका खिसक गया है। हम लोग माफ़ी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफ़ी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो CCTV फुटेज कहाँ पे है वो सामने लाएं, जो लोग उसमें हैं उनको कन्विक्ट करें। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुआशी अशारिये दुरुस्त मईशत सही समत की जानिब जा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तरसीलात ज़र भी हौसला अफजा हैं। इसके साथ महंगाई में भी कमी वाक़ई हो रही है। Reserves, alhamdulillah, are now more than 2 months of import cover, over $9 billion. करेंसी हमारी स्टेबल है। जो इन्फ्लेशन का नंबर है 38% पे ये पीक हुआ, तो इससे जो मईशत को जो हेल्प मिल रही है, जो FBR की महसूलात हैं कि हमने अपनी जो महसूलात को आगे बढ़ाना है, और उसकी बड़ी बेसिक वजह है हमें सबको मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करनी है, एक कलेक्टिव गुजारिश करनी है इन सेक्टर्स से। और ये सेक्टर्स सब आपको मालूम है कि आप इसका बोझ इकट्ठे संभालिए। वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट। जो तनख्वाहदार तबका है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दे आर ऑलरेडी पेइंग
way above what they are contributing to the GDP. तो ये हम कब तक इसी तरह चलते रहेगा और कब तक ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। और अब जिक्र करेंगे अहम खबर से मुताल्लिक भारतीय अफवाज की नाअहली और गैर पेशा मंजर आम पर आने लगे हैं। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में भारतीय अफवाज की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। भारतीय गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर बहिरा अरब में गिरकर तबाह हो गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे। सलमान, अब से थोड़ी देर पहले भी हम इस अहम इशू पर गुफ्तगू कर रहे थे, बताइएगा 2 पायलट्स भी लापता हैं, कुछ पता चल सका है और क्या अपडेट्स हैं इससे मुताल्लिक मजीद? जी बिल्कुल, अभी तक जो अपडेट है वो हेलीकॉप्टर का सिर्फ और सिर्फ मलबा तलाश किया गया है। पायलट लापता है। क्रू का एक इस बार जो है कुछ देर पहले तक मिला था, उसकी हालत बताया गया था कि तसल्ली बख्श है। ये हादसा जो है ये हमें बताते हैं, ये जाहिर करते हैं कि किस तरह से इंडियन फोर्सेस जो हैं उनके अंदर एक तरफ तो नाअहली है, गफलत है, जिस तरह से इक्विपमेंट है, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कोई बुरी कंडीशन के अंदर है। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा था कि इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-29 तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ था राजस्थान के अंदर। उसके हवाले से भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन वो तैयारा भी अपने टेक्निकल फॉल्ट के बाद बाइस जो है वो गिरकर तबाह हुआ था। पुअर मेंटेनेंस जो है उसकी भी शिकायत थी, और उसके अलावा पायलट की तरबियत जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। और अब ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश का वाकया है ये भी जो है इंडियन फोर्सेस, खासतौर पर अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो उसकी अहलियत के ऊपर, उनकी तरबियत के ऊपर और उनकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है उसके हवाले से सवालिया निशान जो है वो उठ खड़े होते हैं कि किस तरह से एक हेलीकॉप्टर जो कि किसी को रेस्क्यू करने जा रहा था वो बजाते खुद हादसे का शिकार हो गए। तो तमाम तर चीजें जो है वो इस बात को जाहिर करती हैं कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज में हैवी बजट के बावजूद पेशा वराना महारत का फुकदान है, इल्म मैनेजमेंट है, और उसके साथ साथ जो प्रोसीजर हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, उनके ऊपर गालिबन अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। सलमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है और साथ साथ कमर का दर्द भी तोहफे में मिल रहा है। और इतना ही नहीं, खतरनाक हादसात भी जन्म लेते हैं और इन हालात से कराची का हर शहरी रोजाना गुजरता है। ऐसे ही इलाकों के शहरियों ने बोल न्यूज़ के जरिए मेयर कराची को दावत दी है कि एक बार हमसे भी आकर मिलें, एक दफ़ा हमारे इलाके की तरफ भी नज़र करें। ये फरियाद कराची के हर शहरी की है। कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची की मरकज़ी शाहराहें मुकम्मल तौर पर ठीक हैं और कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों की सड़कों पर जो गड्ढे पड़े हुए हैं या जो वहाँ की खस्ता हाल सूरत हाल है उसको बारिशों के बाद ठीक किया जाएगा। मगर इस हवाले से आवाम का क्या कहना है, शहर की सड़कों के हवाले से आइए आवाम से ही जानते हैं। ये सड़क की टूटी फूटी है, ये जो ना हमने अपने कर्म से जो ना 5000 रुपये देकर मिलने वालों ने चंदा करके जो ना दो डंपर डलवाए थे। मेयर कराची कह रहे हैं, मेयर कराची को यहाँ तो दिखता नहीं है ना, यहाँ के देखें जरा पता लगे। भाई साहब आपकी मेहरबानी होगी मेयर कराची साहब, आप जो है ना यहाँ न्यू कराची में भी एक नज़र डालें। मेयर कराची से ये दरख्वास्त करता हूँ, तकरीबन 18 से 20 साल में मुझे हो गए ये देखते हुए कि ये इलाका गोदरा चौक है। अगर हम सुबह साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं तो रात को जब जाते हैं ना घर के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे हम कहीं रेगिस्तान से होते हुए जा रहे हैं। तो घर वाले बोलते कहाँ से आ रहे हो, हम इतना खाना नहीं खाते, इतनी रोटी नहीं खाते जितने हम लोग यहाँ पर मिट्टी खाते हैं। ये गुजारिश है कि यहाँ शफीक मोड़ से लेकर अल्लाह वाली तक का जो रोड है इस पर नज़रसानी की जाए। ये रोड बहुत ख़राब है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मेरा भी 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरे भी पैर में चोटें लगी हैं, गटरें यहाँ पर खुली हुई हैं। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे इटली के स्पेशल एथलीट सैमुन बरलाम ने पैरा ओलंपिक्स के फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में नए आलमी रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। बैडमिंटन कोर्ट पर चीन की बरतरी बरकरार, 8 तलाई तमगे हासिल कर लिए। मेंस ट्रायथलॉन इवेंट में फ्रांस के ज्यूल्स ने गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। ख़वातीन की 1500 मीटर रेस में इथोपियन एथलीट ने अपना ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उधर टॉप सीड इटली के यानिक सिनर US ओपन टेनिस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। 5th सीड डैनियल ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। विमेन सिंगल्स की टॉप सीड पोलैंड की एगा सवातिक ने हरीफ खिलाड़ी को मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।